नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है, वेलकम है। साथियों, आज शिक्षण कौशल का बाल विकास शिक्षण कौशल का आपका इस सीरीज में जो आपको अनवरत सीरीज चलते रहेगी, उस सीरीज का तीसरा दिन अर्थात तीसरा क्लास आज शुरुआत किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों तक 2 क्लास आपका हो चुकी थी, जिसमें 58 क्वेश्चन आपका हो चुका था। साथियों, जो उस क्लास में जो स्टूडेंट नहीं शामिल हुए थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर पिछला क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 58 तक अर्थात 58 क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी, आप उसे भी देख लें तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। साथ ही आज हम इस कहना है कि 25-30 चैप्टर हैं, जो 25-30 चैप्टर है नॉर्मल, 25 चैप्टर मैक्सिमम होगी आपका, जो आपको बाल विकास शिक्षण कौशल का अर्थात सीडीपी का, जिसके बारे में पूछा जाता है और बताया जाता है। यह चैप्टर आपको इंपॉर्टेंस होगा सक्षमता परीक्षा, जो बिहार के नियोजित शिक्षकों को होने वाली है, उस परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका CTET 1 से 5 एंड 6 to 8 जो एग्जाम आगामी एग्जाम होने वाली है, उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग इस वीडियो को, इस आज की क्लास को बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से देखेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक एंड कमेंट निश्चित रूप से करेंगे। साथियों, यदि इस वीडियो के अंतर्गत यानी आज की क्लास के अंतर्गत कुछ भी आपको लगेगा एडवाइस देने की आवश्यकता है हमें, तो आप एडवाइस देंगे। तो आप लोगों के लिए मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम हमेशा आपकी कमेंट का इंतजार करती है, आपके एडवाइस का इंतजार करती है, ताकि आपके लिए क्या अच्छा से अच्छा हो आपकी क्लास में बताया जाएगा। तो साथ ही आज क्लास हम 59 से शुरू करेंगे और आगे 100+ क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में है, जो आप इसे देख लेंगे। देख करके अपने साथियों की बताएंगे, इस वीडियो को उनको शेयर भी करेंगे। और जो साथी आप जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंस, बार बार मैं बात करता हूं, हिम्मत का, पेशेंस का बनाए रखेगा। आए वो दिन दूर नहीं होता है जो आप चाहते हैं। कहता है रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। प्लीज दोस्तों, आप जो साथी इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके और आगे बढ़ते हैं, आप उनको शेयर करेंगे और आपके लिए यह टीम, मिशन ऑनलाइन की टीम हमेशा तत्पर होगी। अभी आपको स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड आपको ऊपर जा रही है, इसका मतलब आपको जो है यह सब क्लास आपको प्रीवियस 2 दिन में क्लास आपका हो चुकी है। आज तीसरा क्लास है। जो साथी आप नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और आ करके वहां से आप पिछला प्रीवियस वीडियो को भी आप देख लेंगे, ताकि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे। 58 क्वेश्चन प्रीवियस दिनों में हो चुका था, पिछले दिनों में हो चुका था। आज हम उसका 59 क्वेश्चन से चालू करेंगे, 59 क्वेश्चन से चालू करेंगे। 59 क्वेश्चन, तो 59 क्वेश्चन, आइए सब बहुत अच्छे नामों से शुरुआत करेंगे, जो हमारे भारत के, जो हमारे इनके नाम के बिना हम अपने आप को, अपने भारत की कल्पना नहीं कर सकता है। जिस नाम मेरे सामने आ गया है, आपके सामने आ गया, ऐसे नाम है जिनके बारे में कहना बहुत मुश्किल काम है। क्या कहें, कहने शब्द लोगों के पास कम पड़ जाती है। इन्होंने हर एक क्षेत्र में, पॉलिटिकल में, आपका सामाजिक में, दार्शनिक में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में इनका बोलबाला है। इनके पास, इनकी विद्वता के पास इतना विद्वता था जिनके
पास कहने योग्य मेरे पास शब्द नहीं है, बातें नहीं है। तो मैं उनसे आज का दिन बहुत अच्छा है जो इनकी नामों से शुरुआत हो रही है। तो वह नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो सही वाला बताएंगे और जो कथन गलत है वो गलत वाला नहीं बताएंगे। पहले कहते हैं वे एक दार्शनिक, राजनीतिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा था। तो अब बताएं उपरोक्त में सही है। तो आप ये सब इनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। और दूसरी बात आपको पिछले क्लास में बताया गया था आपको, यदि सीडीपी में शिक्षण कौशल के सवालों में मोर देन वन यानी एक से अधिक आंसर वाला ऑप्शन रहेगा तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके वो ऑप्शन डाल देंगे। अर्थात इस उपरोक्त में सही भी रहेगा तो आप उसे आंख मूंद के मार देंगे, आंख बंद करके मार देंगे। वह आपकी सही होने की संख्या 95% होती है। वह सही होने की संख्या 95% होती है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अब गांधी जी किस वर्ष एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे? किस वर्ष गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1891 में, 1892 में, 1893 में, 1894 में। तो कब गए दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 में। दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वापस कब आए थे? वापस कब आए थे? 1915 में। वापस कब आए? 1915 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसकी सहायता से ट्रांसवाल में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की? टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की किनके सहायता से? मिस्टर ग्रिफिन के, मिस्टर पोलक के, एडवर्ड जॉन के, स्टुअर्ट जॉन के। अब कहता है टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गांधी जी ने किनके सहायता से की? किनके सहायता से की? तो ये मिस्टर पोलक की सहायता से 1911 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में की थी। किनके सहायता से? मिस्टर पोलक की सहायता से टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। कहते गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पूर्ण मानव का अर्थ बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्वों शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा के समुचित विकास से है। साक्षरता शिक्षा की न तो अंतिम सीढ़ी है और न ही प्रथम सोपान है। साक्षरता जो है वह शिक्षा की अंतिम सीढ़ी नहीं है और न ही प्रथम सोपान है। शिक्षा द्वारा बालक में शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जाता है। और उपरोक्त में से सही। अब आप देखेंगे शिक्षण कौशल जितने पॉजिटिव बात हैं वह आपका सभी आंसर होती है। और खास करके अभी आपको बताएं जस्ट कि उपरोक्त में सभी वाला मिल जाएगा ऑप्शन, तो आंख बंद करके आंसर लगा देंगे और वैसे ये समझ लेंगे ये वैसे सभी यह सही है, यह सभी सही है। 63 क्वेश्चन नंबर आपका आज। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कादम्बरी, युगांतर, हरिजन, न्यू इंडिया। तो किस पत्रिका का संपादन किया था गांधी जी ने? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप बताएंगे। तो अब पत्रिका कौन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत क्वेश्चन बार पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? हरिजन। आंसर क्या होगा? हरिजन। आंसर होगा आपका हरिजन। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार किस अवस्था के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा? अनिवार्य अर्थात नेसेसरी, निश्चित रूप से शिक्षा लेनी है और निःशुल्क शिक्षा लेनी है, यानी फ्री में शिक्षा मिलना है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। कितने वर्ष के बच्चे के?
6 से 12, 6 से 14, 7 से 14 और 7 से 16। तो आंसर आपका होगा 7 से 14 वर्ष। गांधी जी के अनुसार 7 से 14 वर्ष होगा। लेकिन अभी फंडामेंटल राइट्स है, अभी फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा का अधिकार में कितना है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। अभी कितना है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष क्लास तक। लेकिन गांधी जी का था 7 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष। कहता है गांधी जी के शिक्षा से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों पर विचार कीजिए। गांधी जी जो है शिक्षा संबंधित आधारभूत समाज मतलब फंडामेंटल सिद्धांत थ्योरी क्या था। शिक्षा के द्वारा बालक में शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। स्कूल में प्रयोग द्वारा नई खोज के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बालकों में बंधुत्व, सहयोग तथा समाज सेवा की भावना उत्पन्न की जा सकती है। ये सभी बात पॉजिटिव है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये बात है, जब इस टाइम यदि उपरोक्त में सही होगा तो आप भी लगा देंगे। अभी तक हम देखते हैं कि यह जो क्या हो रहा है, 100% यह बात सही हो रही है। जिसमें उपरोक्त में से सही हो वही आपका आंसर होता है, अर्थात मोर देन वन ऑप्शन जिसमें रहता है वही आपका आंसर होता है। तो आगे क्वेश्चन 66 में कहता है गांधी जी के शिक्षा से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों पर विचार कीजिए। अब गांधी जी की शिक्षा पर ये तो हो गया, चलिए क्वेश्चन हो चुकी थी। अब 67 है, कहते हैं गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1935 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1937 में, वर्ष 1938 में। अभी देखिए बुनियादी शिक्षा कब प्रस्तुत किया गया। तो अब देखिए बुनियादी शिक्षा में क्या होता है, अभी जानते हैं कि बहुत जगह बुनियादी विद्यालय भी है, बुनियादी स्कूल भी है। इसी बुनियादी शिक्षा का फंडामेंटल आधार पर बुनियादी स्कूल वगैरह है। ये कब किया गया था, 1937 में। कब किया गया था उनके द्वारा, 1937 में, 1937 में। अब कहता है क्वेश्चन, गांधी जी के शिक्षा के विचार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब कौन कथन क्या है, असत्य है। तो असत्य की बात होगा, जो निगेटिव होगा आप मान देंगे। उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। कृषि महाविद्यालय का संचालन स्वपोषी आधार पर होना चाहिए। उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय राज्य के द्वारा वहन नहीं किया जाए। कला संकाय के महाविद्यालयों पर राज्य द्वारा व्यय किया जाना उचित है। तो ये क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है कह रहे गांधी जी द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। अंग्रेजी का तो बहुत विरोध थे, अंग्रेज का बहुत विरोध थे, इसलिए यही आपका क्या है, गलत है। और ये बाकी जो है कृषि महाविद्यालय का संचालन स्वपोषी आधार पर होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा था। उस शिक्षा पर होने वाला व्यय राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाना, अर्थात यह वहन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कला संकाय के महाविद्यालयों में यानी आर्ट्स का महाविद्यालयों में, कला का महाविद्यालयों पर राज्य द्वारा व्यय किया जाना उचित है। जो आर्ट पर राज्य व्यय करेगी। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब कहता है गीजू भाई बढ़ेगा। अब आइए गीजू भाई के बारे में। दिवास्वप्न जी ने बहुत इनका फेमस हुआ था, जिनका जन्म 15 नवंबर 1885 को कहाँ हुआ था। गीजू भाई बढ़ेगा का जन्म, अब जिसका दिवास्वप्न बहुत ही फेमस इनका हुआ था। तो गीजू भाई बढ़ेगा जन्म कहाँ हुआ था, 15 नवंबर 1850 गुजरात में
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। इनका ऑप्शन क्या होगा? गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? गिजुभाई बड़ेगा का जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। जो जगह है चीतल, उस जगह का नाम है चीतल। चीतल जगह है, वह जगह का नाम क्या है? चीतल। गिजुभाई बड़ेगा का जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन कहता है, शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बड़ेगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गिजुभाई बड़ेगा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने अपने जीवन का क्षेत्र बच्चों की शिक्षा को चुना। इन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की आलोचना की। ए, बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको जस्ट फिर यही बता रहे हैं, यहां पर दो ऑप्शन है, ए, बी और इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे? आंख बंद करके आपको क्या करना है? ए और बी आंसर लगा देंगे। ए, बी आंसर लगा देंगे, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब गिजुभाई बड़ेगा के व्यक्तित्व को किस पुस्तक ने काफी प्रभावित किया? गिजुभाई बड़ेगा के व्यक्तित्व को यानी पर्सनैलिटी को किस पुस्तक ने काफी प्रभावित किया? वार एंड पीस, हिंद स्वराज, बाल पोथी और मॉन्टेसी मदर। कहते हैं गिजुभाई बड़ेगा का व्यक्तित्व में कौन सी जो है पुस्तक इनको क्या किया? बहुत ज्यादा क्या किया? इफेक्ट डाला, प्रभावित किया। किनका था? मॉन्टेसरी का। किनका था? मॉन्टेसरी मदर का बुक जो है, मॉन्टेसरी मदर का किताब उनको बहुत प्रभावित किया। इनको बहुत प्रभावित किया। इनको गिजुभाई बड़ेगा को। अब दिवा स्वप्न नामक पुस्तक की रचना किसने की? अभी जस्ट चर्चा की है, तो क्या है? गिजुभाई बड़ेगा, महात्मा गांधी, जे कृष्णमूर्ति, ज्योतिबा फूले। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिजुभाई बड़ेगा। गिजुभाई बड़ेगा ने किसको किया था? दिवा स्वप्न को किया था। और ये किस भाषा में लिखे थे? ये गुजराती भाषा में। ये कौन भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में लिखे थे। ये लिखे थे गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में ये इनका लिखा हुआ है। गुजराती भाषा में लिखे थे 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में गिजुभाई बड़ेगा ने दिवा स्वप्न नामक पुस्तक लिखे थे। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक जो बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है ये। गिजुभाई बड़ेगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने मारिया मोंटेसी की शिक्षा पद्धति को ग्रामीण भारत में अपनाने पर बल दिया। इन्होंने गांधी जी के बाल पोथी की आलोचना की थी। ये भाषा व व्याकरण को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ाने के समर्थक के। उपरोक्त में से सभी। अब आप यहां पर देख लीजिए, उपरोक्त में से सभी जब भी आएगा तो आप आंसर लगा दीजिए, उपरोक्त में से सभी। अब देखिए, याद भी रखना इसको, इन्होंने मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति को ग्रामीण भारत में अपनाने की बल दिया था। कहां दिया था? ग्रामीण भारत अपनाने का बल दिया। इन्होंने महात्मा गांधी के बाल पोथी जो है उनकी आलोचना की थी। ये भी बात सही है, याद रखिएगा ये सब बातें। ये भाषा व व्याकरण को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ाने के वाले समर्थन दे रहे थे। कौन? गिजुभाई बड़ेगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सभी होगा। उपरोक्त में से सभी होगा। अब आगे क्वेश्चन आपका है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आइए गुरुदेव के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन लिखे थे, उनका रचयिता है। और गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त किया गया है। किसमें मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय हैं जो इसको पहली बार नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सर्वप्रथम कहाँ नामांकन कराया गया था? अब किस स्कूल में पढ़े थे ये? नॉर्मल स्कूल में, ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। अब मैथ्यूज स्कूल में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी सर्च फ्रेंच का एडमिशन यानी मम्मी पापा इनका कहाँ करवाए थे? तो क्या होगा? ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में। कहाँ हुआ था? ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में इनका एडमिशन हुआ था। ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में।
आपको पता है किस किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की? किस वर्ष की? 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था? तो कब किया था? तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? 1901 में। कहाँ किया था? बोलपुर के निकट, बोलपुर के समीप, यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल में है बोलपुर, उसी के समीप क्या किए थे? ये शांति निकेतन का 1901 ईस्वी में स्थापना किए। 1901 ईस्वी में स्थापना किए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके अनुसार पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है? कहता है किनके अनुसार? पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से, पुस्तक के अपेक्षा, पुस्तक के अलावा प्रत्येक रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। देवेंद्रनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, राजा राम मोहन राय का, जॉन डी का किसके अनुसार होगा? किसके अनुसार होगा? तो आप अभी जानते हैं किनके होगा? तो गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का। कहते हैं टैगोर के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? टैगोर के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? शारीरिक विकास का, राष्ट्रीयता विकास का, बौद्धिक विकास का, ये सभी। तो टैगोर के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? एजुकेशन का उद्देश्य है, गोल है, किसका है, क्या चीज के लिए है? तो आपको जस्ट फिर से वही बात बोलेंगे, जस्ट वही जो इनमें से सभी रहेगा तो आंसर लगा देंगे। तो शारीरिक विकास का, राष्ट्रीयता विकास का और बौद्धिक विकास का, तो इनमें से सभी होगा। कहता मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी, मिस हेलन पार्कस्टड, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोबेल और जीन पियाजे। आंसर आप नाम से ही प्रचलित है, मॉन्टेसरी शिक्षा क्या होगा? मैडम मारिया मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी होगी। अब कहता है मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ? मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ? 1789 में, 1799 में, 1805 में, 1817 में। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ? तो क्या होगा? 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में मारिया मॉन्टेसरी जन्म कब हुआ? 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। अब कहता है सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आया है ये आंसर बहुत बार, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो जीके हो, जनरल स्टडीज हो या आपका शिक्षण कौशल हो। सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड किसने लिखा? तो मारिया मॉन्टेसरी ने, क्लार्क हल ने, मैकडूगल ने, प्रोफेसर भाटिया ने। तो आंसर क्या होगा? मारिया मॉन्टेसरी ने। आंसर क्या होगा? मारिया मॉन्टेसरी ने। आंसर होगा आपका मारिया मॉन्टेसरी। अब शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन के समान विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए, यह कथन किसका है? कहता है शिक्षा का अभिप्राय भारत के जीवन के समान विस्तार के लिए सक्रिय सहायता देने के लिए जाना चाहिए, कथन किसका है? क्या सिगमंड फ्रॉइड का, B.F. स्किनर का, मैडम मारिया मॉन्टेसरी का, मिस हेलन पार्कस्टड। शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन को समान विस्तार के सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन में किनका है? मारिया मॉन्टेसरी का, मैडम मारिया मॉन्टेसरी का है।
अब कहते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति सिद्धांत है, क्या है, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, स्व शिक्षा सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय शिक्षा सिद्धांत और उपरोक्त में सभी। अब फिर आपका क्या आया, उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी। तो आप क्या डालेंगे, उपरोक्त में सभी आप आंसर लगा दीजिए, आंसर लगा दीजिए और इसे याद कर लेना है, और इसको याद कर लेना है, इसे याद कर लेना है। कहते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गुण है, क्या गुण है, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक गुणों के विकास का भाव, क्रियात्मक खेलों का भाव, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का महत्व। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गुण, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गुण क्या है, क्या है, गुण क्या है, तो आपको पता था वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक गुणों का विकास का अभाव, विकास का अभाव, तो बताइए अभाव में तो बिल्कुल नहीं होगा, अभाव वाला। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग क्या है मत हो तो उसको महत्व देना, और वैज्ञानिक पद्धति का गुण, तो आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक पद्धति गुण, व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व ये नहीं दे रहे हैं, ये क्या होगा, वैज्ञानिक पद्धति का गुण, वैज्ञानिक पद्धति का गुण। ये कहता है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है। अब आपको बताना है औसत, औसत बताना है, जो आपका गलत हो, जो आपका क्या हो गलत हो वह बताना है कि कौन सा कथन क्या है असत है, किसके कारण है, किसके लिए है, मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए, किसके लिए है, मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए कौन सा कथन गलत है। अब कहते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा को आंतरिक विकास की प्रक्रिया माना है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करती है। खेल को बालक की जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखिए उपरोक्त में से सभी, आप इसमें आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे यह इसमें 95% सही आंसर होता है, लेकिन इसमें उपरोक्त में से सभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सो देखना है आपको यहाँ पर निगेटिव बात, कौन सा कथन असत है। लेकिन इससे पहले आप पढ़े हैं मॉन्टेसरी शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं करती है, लेकिन इससे पहले आपने पढ़े हैं यह वैज्ञानिक पद्धति को क्या करती है, पालन करती है, ये पालन करती है, पालन करती है, लेकिन इसमें दिया पालन नहीं करती है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब 85 कहता है समाज सेवी ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आप याद रखिएगा सत्य शोधक, सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज की स्थापना, स्थापना किसने किया, ज्योतिबा फूले ने, किसने किया, ज्योतिबा फूले ने, किसने किया, ज्योतिबा फूले ने किया सत्यशोधक समाज की स्थापना। अब कब किया, 1871 में, 1873 में, 1872 में, 1874 में। अब आपको याद रखिए मतलब क्या है ये, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले बहुत ही भी कष्ट करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के काम कर रहे थे, और आगे बढ़ाने के काम करने के में ही हमेशा तत्पर रहा करते थे। तो इन्हें सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, और सत्यशोधक समाज की स्थापना किया तो कब किया, कब किया, तो 1873 में। कब किए, 1873 में। 86 क्वेश्चन, आप आज 90 क्वेश्चन तो इसमें करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब सत्य पूछता है। इन्होंने अर्थात ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया। सभी वर्गों का, चाहे आपको क्या हो, जनरल हो, चाहे क्या हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो और एसटी हो, सभी वर्गों का शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया। वे समाज में स्थापित जाति पर आधारित विभाजन एवं भेदभाव का विरुद्ध थे। यानी जाति पर आधारित विभाजन अर्थात क्या है, वैश्य, शूद्र, डोम, चमार,
ये सब पर क्या थे, वह बिल्कुल विरुद्ध थे उसके। इन्होंने 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला जो देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल था। वाह, बहुत ग्रेट बात किए हैं, महिलाओं के पहला स्कूल था। उपरोक्त में से सभी आप मार दीजिए, सब बहुत अच्छी बातें हैं, तो उपरोक्त में से सभी आपका आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसने तृतीय रत्न नामक पुस्तक की रचना की? याद रखिएगा, तृतीय रत्न नामक रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, कुमुदराव पाटिल और गिजुबाई बड़ेगा। तृतीय रत्न पुस्तक का क्या किया? अब पुस्तक लिखा। तृतीय रत्न पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा? तो आपका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। आंसर होगा आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने तृतीय रत्न नामक पुस्तक लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्योतिबा फुले ने 19 अक्टूबर 1982 को अपना निवेदन भेजा था। फुले के अनुसार सरकारी स्कूलों में ब्राह्मण वर्ग का एकाधिकार है। कहता कौन सा कथन सत्य है, देखना है। फुले के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने गरीब, किसान और शूद्रों की शिक्षा की अनदेखी की है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कहता है कौन सा कथन सत्य है, इसके सत्य के बारे में आप जानना चाहेंगे। सत्य, कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और बाकी कथन क्या है, गलत है। तो कहता है इसमें ज्योतिबा फुले ने 19 अक्टूबर 1882 का अपना निवेदन भेजा था। यह कथन आपका क्या है, सत्य है। फुले ने अनुसार सरकारी स्कूल में ब्राह्मण वर्ग का एकाधिकार था। होगा, लेकिन इन्होंने नहीं कहा, ये गलत है। फुले के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने गरीब, किसान और शूद्रों की शिक्षा की अनदेखी की, ये भी इन्होंने नहीं कहा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है? तो ज्योतिबा फुले ने 19 अक्टूबर 1882 को अपना निवेदन भेजा था, और 19 अक्टूबर 1882 को अपना निवेदन भेजा था। 89 क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग के समक्ष कौन सा सुझाव नहीं रखा था? अर्थात इसमें से 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में हंटर आयोग के पास सुझाव रखा था, लेकिन इसमें से कौन सा सुझाव नहीं रखा था, ये आपको बताना है। कौन सा सुझाव नहीं रखा था? कहता है इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। किसानों से सरकार जो टैक्स लेती है उसका आधा भाग सरकार केवल प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करे। सरकार का शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। तो सरकार, ये जो हंटर आयोग बना था उसमें ज्योतिबा फुले ने अपना सुझाव दिया था। तो कहता कौन सुझाव नहीं रखा था? तो इन्होंने क्या कहा था? सरकार का शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इन्होंने ऐसा बात नहीं कहे थे, यह गलत है। तो उन्होंने सरकार को एजुकेशन पर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर निजीकरण हो जाएगी, और जब निजीकरण हो जाएगी तो 100% तो फिर शिक्षा क्या होगा? शिक्षा का बोली लगेगा, शिक्षा फिर क्या होगा? बिकने लगेगी। अभी भी देखिए, उस शिक्षा पाने के लिए आपको बहुत पैसों की खर्च करनी पड़ती है अभी भी। लेकिन जब ये पूरा सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो और ज़्यादा परेशानी आपकी होती, और ज़्यादा परेशानी होती। तो इसमें क्या कहता है, तो नियंत्रण होना चाहिए, ये नहीं रखा। लेकिन उन्होंने कहा माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और क्या करना चाहिए? अनिवार्य करना चाहिए। किसानों से सरकार को टैक्स लेती है, उसका आधा भाग सरकार क्या करना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा पर। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों को वेतन वृद्धि की जाना चाहिए, ये भी बात क्या है? सही है। तो आंसर आपका कौन होगा? सरकार का शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यह सुझाव नहीं रखा था, यही आपका आंसर होगा। अब 89 क्वेश्चन आपका है। 90 क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा की अव्यवस्था की समीक्षा के लिए किस वर्ष
हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया। हंटर शिक्षा आयोग गठन कब किया? 1880 में, 1882 में, 1884 में, 1886 में। तो आपको पता होगा कि हंटर शिक्षा कमीशन किसने घोषित किया था, किसने लाया था? तो 1882 में ब्रिटिश सरकार ने। कब? 1882 में ब्रिटिश सरकार ने हंटर शिक्षा का समीक्षा के लिए, शिक्षा का समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया था। वो कब किया था? 1882 में। तो साथियों, आज के शिक्षण कौशल में इतना ही। अगले दिन आपको विशेष और आगे किया जाएगा। तो साथी, ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो साथी इसे जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो क्लास अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करेंगे, और नहीं तो आपको इसमें कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट के माध्यम से आप सजेशन देंगे। आपकी सलाह को हर समय हमारी टीम, हमारी मिशन ऑनलाइन की टीम आप उसको देखेगी और उस पर अमल करेगी। तो साथियों, विशेष जानकारी के लिए, आगे क्लास के लिए आप 7992258422 पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या कॉल करके आप विशेष क्लास जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास बहुत लॉन्च होती रहती है। अब अगले 1/12/2023 से आपकी सभी लाइव 23 से 2 क्लास होगा, BSSC और 2023 का, और दूसरा क्लास होगा SSC GD का जो 2023 नोटिफिकेशन है। ये दोनों क्लास 1/12/2023 से चालू होगा। जो स्टूडेंट इसमें क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ इस नंबर पर आप मैसेज करें या कॉल करें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आज इतना ही सा क्लास, इतना ही। और आपको आने वाला दिन उज्जवल हो, भविष्य अच्छा हो, यही प्रार्थना करते हुए, ये ईश्वर से दुआ करते हुए आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।